तो क्या चिराग पासवान को धोखा देना चाचा पशुपति कुमार पारस को भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जहां एक तरफ एनडीए तमाम सहयोगी दलों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही सहयोगी पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर कहा कि पशुपति कुमार पारस कभी एनडीए का हिस्सा थे ही नहीं, तो अगर एनडीए का हिस्सा नहीं है तो फिर एनडीए से बाहर कैसे हो सकते हैं। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा दी है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पशुपति कुमार पारस को एनडीए में कोई भी जगह नहीं मिलेगी, कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो क्या अब पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? तो क्या पशुपति कुमार पारस अब वाकई में बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे? और अगर ऐसा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है? तो क्या चिराग पासवान के सामने अब भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हो जाएगी? आखिर क्यों बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से हाल ही में मुलाकात होती है, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होती है और उस वक्त जो पशुपति कुमार पारस है वो कहते हैं कि वक्त आने पर मैं बताऊंगा कि क्या बात हुई। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान का यह बयान कि वो एनडीए में कभी थे ही नहीं, तो फिर बाहर कैसे हो सकते हैं? वो तो हमेशा से बाहर थे। और जिस तरीके से एक चिराग पासवान का जो ओहदा है एनडीए में बढ़ा है, क्या लगता है आपको कि पशुपति कुमार पारस अब पूरी तरीके से एनडीए से बाहर हो गए हैं और उन्हें अब अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ सकता है? देखिए, पशुपति पारस पहले से जिस तरह देखा जा रहा है कि हाशिए पर रहे हैं राजनीति में इस वक्त अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब से बीजेपी ने अपना दामन उनसे छुड़ाया उसके बाद से लगातार कह सकते हैं कि पूरे बिहार के अंदर जो दावे करते थे कि भाई मेरा बहुत बड़ा यहाँ पर वोट बैंक है, तमाम तरह से मेरी राजनीति यहाँ मजबूत रही है, अनुभव मेरे पास है और जाहिर बात है अनुभव था भी उनके पास, लेकिन जिस तरह से उनको आगे बढ़कर आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उनका अब राजनीति का जो करियर था जिस तरह से उफान पर नजर आता था वो कहीं ना कहीं अब शांत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीते दिनों उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है जो गृह मंत्री हैं, इसके अलावा वो दिलीप जायसवाल से भी मिलते हैं और हर बार यही बात निकल के सामने आती है कि क्या अपना जो राजनीतिक भविष्य क्या बचाने के लिए वो कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन अब जब लगभग स्पष्ट हो गया है, क्योंकि जो ऑफिस को लेकर लड़ाई थी वो अब चिराग पासवान के हिस्से में चला गया, उसके बाद से काफ़ी खफा नजर आए थे पशुपति पारस और उन्होंने कहा था कि अब 2027 का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, हम एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसी के जवाब में अब यहाँ पर चिराग पासवान का कमेंट आता है कि भाई आप तो कभी एनडीए का हिस्सा थे ही नहीं, तो आप फिर अलग कैसे हो गए? यानी कि अब चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो यहाँ पर एक अलग लेवल पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, एक अलग लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि क्या यहाँ से आपस का जो संग्राम है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि राजनीति के लिहाज से देखा जाए बिहार में तो आने वाले 6-8 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हर एक दल, हर एक पार्टी, हर एक गठबंधन खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए हो सकता है कि चिराग पासवान भले ही आप 4-5 सीटों के ऊपर इतरा रहे हों, ज़्यादा अपने आप में कह सकते हैं कि मंत्र मुग्ध हो रहे हों, लेकिन ये खुशी उनकी बहुत समय तक टिकी रहेगी। इसको लेकर लगातार संशय का वातावरण है, माहौल है, क्योंकि बीजेपी के रहमो करम पे वो 4-5 सीटें जीत पाए हैं। अगर बीजेपी भी अपना दामन उनसे हटा लेती है, उनसे बचा लेती है, तो यहाँ पर कह सकते हैं चिराग पासवान की हालत भी ठीक पशुपति पारस की तरह होने वाले, क्योंकि यही पशुपति पारस से जो 2020 के बाद से जब कह सकते हैं पार्टी तोड़ते हैं, उसके बाद बीजेपी में कह सकते हैं उनको बड़े तवज्जो मिलती है, बीजेपी उनको मंत्री बनाती है। लेकिन जैसे 2023 आता है बीजेपी जो है चिराग पासवान के हिस्से में कहें 2024 आता है बीजेपी जो है चिराग पासवान के हिस्से में 4-5 सीटें दे देती है और एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी जाती। उसके बाद ये तक कहा जाता है कि पशुपति पारस को हो सकता है कि राज्यपाल कहीं का बना दिया जाए, तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन अब लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि पशुपति पारस के लिए बीजेपी के पास कोई योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है और यहाँ तक कि आने वाले चुनाव में शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को पशुपति पारस की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या यहाँ से कोई बड़ा कह सकते हैं कि उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? जिस तरीके से चिराग पासवान की लोकसभा चुनाव के बाद कह सकते हैं कि बयानबाजी रही है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और उसी दौरान
पशुपति कुमार पारस की जो नजदीकियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही थी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी और उस वक्त ये सवाल उठ रहे थे कि चिराग पासवान के रिप्लेसमेंट के तौर पर पशुपति कुमार पारस को बड़ा दलित चेहरा बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है। लेकिन अब देखा जाए तो चिराग पासवान नरम नजर आ रहे हैं, उनका जो रुख है वो कहीं ना कहीं नरम नजर आ रहा है और इसी वजह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब इस बात पर मुहर लग गई है कि पशुपति कुमार पारस का एनडीए से पत्ता लगभग साफ हो चुका है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि लगभग साफ होने का मतलब ये भी है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में से बीजेपी के लिए कोई एक पासवान ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर उन्होंने चिराग पासवान को फिलहाल चुन लिया है। लेकिन यहाँ पर अब पशुपति पारस के पास क्या क्या विकल्प हैं? एक विकल्प तो ये बनता है कि वो अकेले दम पर 243 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, लड़ना आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि जो जनाधार है उनका कहाँ कहाँ पर है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इंडिया गठबंधन से अब हाथ मिला सकते हैं। पहले भी कहा गया था कि उनको ऑफर था लेकिन वो खुद नहीं गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जब बीजेपी ने भी उनसे दामन छुड़ा लिया है, चिराग पासवान भी अब बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो अब जो इंडिया गठबंधन है, आरजेडी कह सकते हैं, जो कांग्रेस है, उनके साथ में हाथ मिलाकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि बिहार के घमासान में पशुपति पारस का अनुभव जो है, क्योंकि पासवान वोट में अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती है, जो उनके भाई रामविलास पासवान बड़े लेवल के नेता थे, उन्हीं के साथ में उन्होंने राजनीति की है, इसीलिए उनको बिहार की राजनीति की बड़ी अच्छी पकड़ है, समझ है और इसका लाभ कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो जरूर उठाना चाहेगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है आने वाले दिनों में पशुपति पारस कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं कि जिस तरह से बीजेपी से उनको दरकिनार किया गया है, चिराग पासवान जिस तरह से उनकी हंसी और मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उसका वो माकूल जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ जाकर कहीं ना कहीं अपने आप को बिहार के अंदर जो राजनीति अब तक करते रहे हैं उसका जो लाभ उनको मिला है अनुभव का, उसको शेयर करेंगे। और जो जहाँ पर पार्टी लगभग खात्मे की तरफ है वहाँ पर कुछ एक सीट भी उनको मिल जाती हैं, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी की तरह होगा, पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं मजबूत करने का एक आधार बन सकता है। तो यहाँ पशुपति पारस के लिए आने वाली जो राह है वो दो तीन तरीके की नज़र आती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो ये विकल्प है कि भाई वो अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहें और लड़ सकते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अगर अकेले दम पे जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा जनमत, बहुत बड़ा जन संग्रह या जो जन समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन के सहारे अगर वो जाएंगे तो दो तीन पार्टियों को सपोर्ट मिलेगा, दो चार सीटें भी उनके हिस्से में आती हैं और एक दो सीटें भी अगर वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन बचा रहेगा। तो ऐसे तमाम विकल्प हैं जो उभर के सामने आते हैं, लगातार उसके पर लगातार बात हो रही है। अब अंदर खाने में क्या इसको लेकर स्थिति है, क्योंकि कल या परसों उनकी मीटिंग हुई है, उसको लेकर अब क्या आगे की रणनीति बनी इसके ऊपर जरूर आने वाले दिनों में जो है कोई बयान सामने आएगा। लेकिन उसको लेकर जो बैठक हाल ही में हुई थी उसको लेकर के चर्चा इस बात की हो रही है कि अब जो पशुपति कुमार पारस है उन्होंने मन बना लिया कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले उनकी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। जाहिर बात है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए ये तो अभी तात्कालिक बयान है कि अभी तुरंत बैठ के और बातचीत हुई है, इसके ऊपर कुछ कहना था तो उन्होंने ये कह दिया। लेकिन देखिए उनको भी पता है कि इतना आसान नहीं है बिहार की 243 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना है, क्योंकि जब कांग्रेस जैसी पार्टी महागठबंधन के जरिए कुछ एक सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि जो एलजेपीआर है या जो पशुपति पारस हैं उनको भी एक लंबा कह सकते हैं कि जितना बिहार में फैलाव है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जन समर्थन चाहिए, तो उनको अच्छे से इस चीज़ का अंदाजा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक अनुभव उनके पास है, उसका लाभ उठाते हुए जरूर वो कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पशुपति पारस मुझे लगता है कि अनुभवी नेता हैं और किस तरह की डील करना है उनको बखूबी अच्छे तरीके से आता है। जी बिल्कुल दर्शकों, पशुपति कुमार पारस को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर जब से उनके हाथ से जो सरकारी आवास है वो छीना गया, उसके बाद से देखा गया चिराग पासवान जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस का पत्ता एनडीए से साफ हो चुका है और अब उन्हें मजबूरन कोई बड़ा कदम उठाना होगा। और वो बड़ा कदम क्या होगा, इसी पर सबकी निगाहें बनी हुई है। फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के पास दो विकल्प बचते हैं, एक की इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, दूसरी तरफ अकेले चुनाव लड़े। अब आने वाले समय में क्या कुछ वो फैसला लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।